गुड मॉर्निंग बच्चों। GDBBM सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे कक्षा 8 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये बुक्स हम कर रहे थे और इसमें हमारा थर्ड लेसन चल रहा था कि हमें संसद क्यों चाहिए। इसे हमने कुछ भाग कर लिया था और आज हम लोग करेंगे सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब संसद का सत्र चल रहा होता है और उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। यानी जो संसद होता है उसका जो सत्र चलता है उसके अंदर हम उसके जो प्रश्नकाल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। यानी जो सांसद हैं उनका जो कामकाज होता है, वो जो विपक्षी दल में लोग बैठते हैं वो उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधित्व यानी जो सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। यानी जो सांसद होते हैं उनसे सवाल किए जाते हैं, उनकी जो कमियां होती हैं उनको उनसे आगाह किया जाता है कि आपने ये कार्य जनता के लिए किया है या नहीं किया। और जो सरकार है उसकी जो जनता है उसके जो प्रतिनिधि है वो सांसदों के जरिए जनता की राय भी जान सकते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सरकार से सवाल पूछना यानी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सब के बारे में जानकारी कौन लेता है? सांसद को बहुत ज़रूरी होती है और इन सब की जानकारी जो विपक्ष में दल बैठते हैं वो करते हैं। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यानी जो विपक्ष में दल होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए, कि सरकार में कौन सी कमी है, क्या है, ये सारी जानकारी देने के लिए। और सरकार की कमियों को तो सामने लाते हैं, इसके अलावा वो अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं। अब आगे देखो आप लोग। सांसदों में प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। यानी सांसद जब प्रश्न पूछते हैं तो उनके द्वारा भी सरकार को फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद को मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है और जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य क्या है? आयाम है। अब देखो कानून बनाना। कानून बनाना, तो ये जो कानून बनाना है ये भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन हम ये कानून बनाना अगले लेसन में पढ़ेंगे। अब देखो संसद में कौन लोग होते हैं, यानी संसद के अंदर कौन व्यक्ति हैं जो होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। यानी जो संसद थे उनमें कौन लोग हो गए? पहले शहरी इलाकों के ज़्यादातर लोग आते थे, अब क्या हो रहा है, अब जो ग्रामीण लोग हैं उससे भी लोग संसद में आने लगे और बहुत सारे इस तरह के क्या बन गए हैं? क्षेत्रीय दल बन गए हैं
जिनके सदस्य भी बढ़ गए हैं और वो भी संसद में आने लगे हैं। इसके अलावा जिन समूह और तबकों को संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे भी चुनाव जीतकर अब आने लग गए हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। यानी जो दलित और जो पिछड़े वर्ग है उनकी राजनीति भी हिस्सेदारी बढ़ गई है। और उनकी तालिका जो नीचे तालिका जो दी गई है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो लोकसभा है उसके लिए जो वोट डालने वाली आबादी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। अब देखो, लोकसभा में पहली जो लोकसभा थी 1951-52 में, उसमें 61.16 थे। उसके बाद में पहली, चौथी, पाँचवीं लगातार 16वीं जो आई थी लोकसभा 2014 में, उसमें 66.4 लोग मतलब वोट डालने वाले हो गए थे। अब आगे देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद की कुछ सीटें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। यानी जो लोकतंत्र है उसमें समाज का जो भी प्रतिबिंब है वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए यह बात साफ दिखाई देने लगी कि हमारे हित और अनुभव सबके क्या है, अलग अलग हैं। एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकता। यानी एक समूह का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि है तो सबके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वो सिर्फ अपने ही समाज के लिए हाथ उठाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियां यानी उसको एससी कहते हैं और अनुसूचित जनजातियां जिसको एसटी कहा जाता है के लिए आरक्षित कर दी गई। एससी यानी अनुसूचित जातियां, एसटी यानी अनुसूचित जनजातियां, इनके लिए आरक्षित की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और जो गरीब लोग थे उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए और उनके जो उम्मीदवार हैं उनको संसद में जिताकर लाया जा सके। आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनको उचित हिस्सा प्राप्त हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दलितों और आदिवासियों की जिंदगी में जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम दलितों को और आदिवासियों को अगर संसद में उचित स्थान दिलाएं तो इनसे जो जुड़े मुद्दे हैं वो दलित और जो आदिवासी लोग हैं वो ही क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। उनके जो भी मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। आदिवासी और गरीब थे उनके लिए तो किया ही गया था, इसके अलावा जो महिलाएं थी उनके लिए भी सीटों का क्या किया गया, आरक्षण का सुझाव दिया गया। इस सवाल पर भी बहस जारी है कि पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। यानी जो पहले क्या था, अपने जो समय था उसमें क्या था कि जो महिलाएं थी सांसद बन के गई थी वो कितनी गई थी, सिर्फ 4% महिलाएं ही गई थी। अब देखो आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। उस समय 4% थी लेकिन आज के समय भी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 11% महिलाएं ही वहां पहुंच पाई थी। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो गई है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखो। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है।
अनसुलझे यानी सवाल जो भी बातें हैं वो अनसुलझे है, उनमें मुश्किलें आ रही है तो उनसे जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था झलकती है। यानी जब प्रतिनिधि वाकई में कोई ऐसे हैं जिनसे हम लोग सवाल पूछ सकते हैं और उसका वो लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यह बात लोकतंत्र व्यवस्था की ताकत और उससे भारत के लोगों की आस्था झलकती है। अब देखो आप लोग, ये नीचे जो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसके शब्द संकलन देखो आप लोग। स्वीकृति, कई शब्द आए स्वीकृति। तो स्वीकृति देखो क्या होता है, किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। यानी जो हमने ये स्वीकृति ली है उसकी वजह से किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में ये कार्य करना, इस अध्याय में हमने ये देखा। और उसकी जो औपचारिक सहमति है निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, ये दोनों इसमें इस्तेमाल की गई है। अब देखो गठबंधन, इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। यानी जो ये समूह है, गठबंधन क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, समूहों और दलों के तत्कालिक गठजोड़। यानी जो समूह है और जो दल है उसके जो तत्कालिक गठजोड़ है उनसे होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। यानी गठजोड़ शब्द का जो इस्तेमाल है वो चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में बनने वाला गठजोड़ के लिए किया गया है। यानी एक दल है उसको बहुमत नहीं मिला और दूसरा दल है उसको भी नहीं मिला, तो वो दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो वो क्या हो गई, गठबंधन सरकार हो गई। अब अनसुलझे क्या होता है, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। यानी अनसुलझे ऐसी परिस्थितियां जिनका कोई भी कार्य ढंग से नहीं होता और सुलझाने में वो आसान नहीं होती। ठीक है बच्चों, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया और इसमें हमने संसद क्यों चाहिए के बारे में हमने जानकारी ली कि हमें संसद क्यों चाहिए और इसमें क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े। तो उसमें विपक्ष दल होता है और कई आदिवासी, कई दलित वर्ग के बारे में पढ़ा, महिलाओं के बारे में पढ़ा। और फिर भी हमारा जो देश है वो बड़ी मुश्किल से इन सवालों को ढूंढने में अभी भी जुट रहा है और विपक्षी जो दल होता है वो हमारी सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो आंदोलन चला तो उस समय जो लोग थे, जो विचारक थे, उन्होंने समर्थन दिया किस चीज़ का, कि वयस्कों को, ये वयस्क कौन हो गए, जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं और जिनको वोट डालने का अधिकार हो जाता है, तो मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब इसका आंसर देखो आप लोग। हमें संसद क्यों चाहिए का फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब इसका आंसर देखो आप लोग।
राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो जो राष्ट्रवादी थे उनको ये विश्वास हो गया कि जो भारत हमारा स्वतंत्र हो रहा है उसके सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों को लेने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अब आगे देखो, अभी इसमें छोड़ देना, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करना यहाँ से। स्वतंत्रता संघर्ष को सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किए। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, जिसका मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। यानी जो स्वतंत्र संघर्ष के जो सपने थे, जो आकांक्षाएं थी, उसमें स्वतंत्र भारत के संविधान को एक ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार थे उसके सिद्धांत को अपनाया, जिसका मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, ये था आपका पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। ये जो मैप दिया गया है, नक्शा जो दिया गया है, ये 2004 में जब संसद के चुनाव हुए थे उसका दिया हुआ है। ये ऊपर देखो, इसमें कुछ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है तो यहाँ चुनाव नहीं हुए थे। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। यानी इसमें हमारा कौन सा है, ये राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर आप लोग लिख देना राजस्थान। ठीक है, अब देखो आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है, यानी आपके राज्य में संसद में कितने सांसद जाते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है। यानी इसमें ये जो मैप है इसमें कुछ नीले हैं, कुछ में हरे हैं, ये क्यों दिखाया गया है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं आपको। 2 नंबर में आपके चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें, यानी हमारा राजस्थान में बीकानेर। फिर है सांसद का क्या नाम है, आपके चुनाव में जो सांसद है उसका क्या नाम है, तो आप लिखोगे सांसद अर्जुन राम मेघवाल। दूसरा है संसद में सांसद जाते हैं अपने राजस्थान में, राजस्थान से कितने सांसद चुन के जाते हैं, 25 जाते हैं। फिर देखो हरा रंग किसके लिए है, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए, और जो नीला रंग है वो किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ये देखो ये जो आपके दिए हुए है ना, इसमें दिया हुआ है कि ये जो कलर है ये सामान्य का है, ये अनुसूचित जाति का है और ये अनुसूचित जनजाति का है। तो आ गया आपके राज्य में संसद में कितने सांसद जाते हैं, तो कितने जाते हैं, 25 जाते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया है, यानी कुछ हरे हो गए कुछ नीले हो गए, तो हरे हो गए अनुसूचित जनजाति, नीले हो गए अनुसूचित जाति। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि भारत में प्राचीन प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद केंद्र सरकार, दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायकों राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। यानी ये जो तालिका है इसको भरना है। तो देखो तालिका को देखो गौर से, कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो राज्य सरकार में कौन सा है और केंद्र सरकार में कौन सा है। तो राज्य सरकार के अंदर तो है कांग्रेस और केंद्र सरकार में है बीजेपी यानी भाजपा। फिर आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, तो हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से राज्य सरकार में है सुश्री सिद्धि कुमारी,
केंद्र सरकार से हैं अर्जुन राम मेघवाल। फिर देखो, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो भाजपा राज्य सरकार में, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्षी दल कौन हो गया? भाजपा हो गया। केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, बीजेपी की है, तो वहाँ विपक्षी दल कौन हो गया? कांग्रेस हो गई। पिछला चुनाव कब हुए थे? 12 दिसंबर 2018 को हुआ था राज्य सरकार में, और 2019 को हुआ था केंद्र सरकार में। अगले चुनाव कब होंगे? यानी ये 2018 में हुआ। क्या होता है कि हर 5 साल के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव होते हैं। तो जब 2018 में पिछला चुनाव हुआ, तो अब होगा 2023 में, और केंद्र सरकार होगी 2024 में। आपके राज्य में कितनी महिलाएं प्रतिनिधि है? यानी हमारे राजस्थान में कितनी हैं? 27 हैं। और केंद्र सरकार में जाने वाली महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं हैं। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन आंसर कर लेना। पहले का मैंने आंसर बता दिया, दूसरे का बता दिया, और इसका भी बता दिया। ये तालिका आप लोगों को बनानी है और अपनी कॉपी में, नोटबुक में ये कार्य करना है। ठीक है बच्चों।